10th का जो हमारा पॉलिटी है यानी कि सिविक्स, उसका चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फेडरलिज्म। ये वीडियो सीरीज का पार्ट 1 है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इस टॉपिक को यानी कि इस चैप्टर को। तो यहाँ ओवरव्यू आप देखेंगे तो इसमें आपको एक तरीके से पता चलेगा कि आखिर आपको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो देखिए पिछले चैप्टर में यहाँ पर कहा जा रहा है कि पिछले चैप्टर में हमने वर्टिकल जो डिवीज़न है पावर शेयरिंग का, जहाँ पर गवर्नमेंट्स के अलग अलग लेवल जो थे उनके बीच में पावर शेयर किया जाता है, और पिछले चैप्टर का जैसे कि नाम भी था पावर शेयरिंग। और इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं इसी फॉर्म को, यानी कि किस तरह से जो डिफरेंट लेवल के गवर्नमेंट है यानी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, म्यूनिसिपल गवर्नमेंट, इनके बीच में पावर शेयरिंग कैसे होता है, इस चीज़ को हम पढ़ने वाले हैं। और ये जो फॉर्म है पावर शेयरिंग का, इसे जनरली कहा जाता है फेडरलिज्म। और फेडरलिज्म को पहले हम जनरल टर्म्स में पढ़ेंगे, फिर उसको काफ़ी डिटेल में हम एक तरीके से पढ़ेंगे। तो ये हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं हम अपने चैप्टर को, और चैप्टर को हम बिगिन करते हैं उसके पहले टॉपिक से। और यहाँ पर हमारा टॉपिक नंबर फर्स्ट है, पहला टॉपिक है व्हाट इज़ फेडरलिज्म, यानी कि संघवाद क्या है। तो देखिए फेडरलिज्म का हिंदी मतलब होता है संघवाद। तो संघ का मतलब आप समझते हैं जहाँ पर अलग अलग एंटिटीज़ यानी कि अलग अलग कोई पर्सन का एक ग्रुप हो सकता है, या फिर अलग अलग कंपनीज़ का ग्रुप हो सकता है, या फिर किसी भी चीज़ का एक ग्रुप हो सकता है जिसे कि हम संघ कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर फेडरलिज्म एक तरीके का संघवाद है जहाँ पर राज्यों का एक ग्रुप होता है, या वो इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ भी हो सकते हैं, या फिर आपकी स्टेट्स भी हो सकते हैं। जैसे अगर आप यूके में देखेंगे वहाँ पर फेडरलिज्म जो है उसमें आप यूके यानी कि ब्रिटेन जो है आपका, इंग्लैंड, वहाँ पर आपका जो फेडरलिज्म है वहाँ पर 3 कंट्रीज़ का वो फेडरलिज्म है। ऐसा नहीं कि वहाँ पर 3 स्टेट्स हैं, वो 3 कंट्रीज़ का फेडरलिज्म है। लेकिन इंडिया में आप देखेंगे तो इंडिया जो है 29 स्टेट्स का फेडरलिज्म है, और इसके अलावा 7 यूनियन टेरिटरीज़ भी इसमें है। तो देखिए फेडरलिज्म का यहाँ पर सीधा मतलब ये होता है कि जहाँ पर कंट्रीज़ या फिर कोई एक क्षेत्र, कई क्षेत्रों को मिलाकर एक जो कंट्री बनती है, जहाँ पर एक तरीके का यूनियन होता है, उसी को हम संघवाद या फिर फेडरलिज्म कहते हैं। देखिए अब हम इसके टेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं और टेक्स्ट को पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि लेट अस गो बैक टू द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन बेल्जियम एंड श्रीलंका दैट वी सॉ इन द लास्ट चैप्टर। यहाँ पर कहा जा रहा है कि पिछले चैप्टर में जो हमने डिफरेंसेस देखे थे बेल्जियम और श्रीलंका के बीच में, उसको आप याद करें। तो उसको आप अगर आपने पिछले वीडियोज़ देखे होंगे पिछले चैप्टर के यानी चैप्टर नंबर 1 के, तो आपको अभी याद आ गए होंगे कि वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था। तो वहाँ पर आपने एक चीज़ पढ़ा था कि देखिए बेल्जियम का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 4 क्या कहते हैं अमेंडमेंट्स किए गए थे या फिर चेंज किए गए थे। और ये अमेंडमेंट्स जो हुए थे उसका मेन मोटिव ये था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी बेल्जियम की, उससे कुछ पावर लेकर जो रीजनल गवर्नमेंट्स थे उनको कुछ पावर्स दिए जाएं, ताकि एक तरीके का फेडरल स्ट्रक्चर बन सके और एक तरीके से बेल्जियम जो है फेडरल कंट्री बन सके। तो देखिए पहले भी जो रीजनल गवर्नमेंट्स थी वो बेल्जियम में रहती थी। ऐसा नहीं था कि 1993 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए, ये 4 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए, इनके पहले वहाँ पर रीजनल गवर्नमेंट नहीं थी। इसके पहले भी वहाँ पर रीजनल गवर्नमेंट थी, लेकिन वहाँ पर जो उनका रोल और पावर था वो एक तरीके से लिमिटेड था। उसका रीज़न ये था कि जितने भी पावर्स दिए गए थे आपको स्टेट गवर्नमेंट्स को, यानी कि जो रीजनल गवर्नमेंट्स थे उनको, वो सभी पावर्स कभी भी छीने जा सकते थे आपके सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। यानी आज सेंट्रल गवर्नमेंट को मन किया कि नहीं, अब ये जो स्टेट गवर्नमेंट है इसके पास ये पावर नहीं होना चाहिए, तो वो तुरंत ही जाकर छीन लेगी। लेकिन जो अमेंडमेंट किया गया 1993 में, उस अमेंडमेंट के बाद जो रीजनल गवर्नमेंट्स थे उनको ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक तरीके से बेसिक राइट मिल गया कि अब उनके जो पावर्स हैं उनको कोई भी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर कोई भी नियम कानून के तहत उनसे छीना नहीं जा सकता है। एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में उस बात को डिफाइन कर दिया गया कि ये जो पावर्स हैं, जो कि स्टेट गवर्नमेंट्स के पावर्स हैं, वो उनके इंडिपेंडेंट पावर्स हैं, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी बदलाव या फिर किसी भी तरीके का चेंजेस नहीं कर सकती है। तो देखिए इस चीज़ के लागू होने के बाद जो बेल्जियम था वो एक तरीके से यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बदलकर अब फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया। तो देखिए पहले जो था पावर दिए गए थे स्टेट गवर्नमेंट्स को, वो एक तरीके से परमानेंट नहीं थे, या फिर उन्हें हम ये नहीं कह सकते कि वो रियली में उनके पास पावर थे, क्योंकि ओवरऑल जो पावर था वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था। तो इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते थे कि जो बेल्जियम है वो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। लेकिन इस कानून के पास होने के बाद जो बेल्जियम था वो क्या बन गया, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन गया। इसके बाद अब हम दूसरी तरफ देखते हैं श्रीलंका को। श्रीलंका कंटिन्यूज टू बी, ऊपर मैं इसे कर देता हूं तब आप समझ पाएंगे। श्रीलंका continues to be for all practical purposes a unitary system where the national government has all the powers। तो देखिए श्रीलंका जो है उसमें भी शायद
श्रीलंका जो है वहाँ पर भी लोकल गवर्नमेंट्स हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो जितने भी पावर्स हैं वो सभी नेशनल गवर्नमेंट के पास हैं। और इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो श्रीलंका की जो सरकार है, श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है, वो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और वहीं जो तमिल लीडर्स थे उनका क्या डिमांड था? उनका डिमांड था कि जो श्रीलंका है वो एक फेडरल सिस्टम बने, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बने, और जो लोकल गवर्नमेंट है या फिर लोकल लीडर्स है उन्हें कुछ पावर्स मिले। तो इस तरीके के डिमांड थे। तो अब हम आगे पढ़ते हैं और आगे देखते हैं। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट in which the power is divided between a central authority and various constituent units of the country. Usually a federation has two level of government. तो देखिए यहाँ पर आपको सिंपली फेडरलिज्म का डेफिनेशन दिया गया है। तो अगर आपसे फेडरलिज्म का डेफिनेशन अगर आपसे पूछा जाए तो आप बड़ी ही आसानी से इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं कि फेडरलिज्म इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। और जनरली जो फेडरेशन होते हैं या फिर फेडरलिज्म में जो गवर्नमेंट्स होते हैं वहाँ पर दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं। One is the government for the entire country that is usually responsible for a few subjects of common national interest। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैंने बात किया कि जो गवर्नमेंट होता है फेडरेशन में वो दो लेवल पर गवर्नमेंट होता है। तो पहला जो लेवल होता है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर नेशनल गवर्नमेंट हो गया, जिसके पास कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जहाँ पर पूरे देश का मत एक है या फिर जो पूरे देश से एक तरीके से रिलेटेड है। जैसे कि अगर आप विदेश नीति की बात कर लें कि किस देश के साथ इंडिया का क्या रिलेशन होगा, तो ऐसा नहीं होता कि ये चीज़ें आपकी स्टेट्स करेंगे कि इस देश के साथ हम ऐसा करेंगे, इस देश के साथ ऐसा करेंगे। जैसे कि तमिलनाडु ने किसी देश के साथ जाकर दोस्ती कर ली और वहीं केरल ने उसके साथ जाकर युद्ध कर लिया, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो इसलिए ऐसे टॉपिक्स जो होते हैं वो जो कि पूरे देश से रिलेटेड होते हैं वो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं, एक गवर्नमेंट के पास। और वहीं जो दूसरा होता है, जो दूसरे लेवल पर गवर्नमेंट होता है, जो कि प्रोविंस लेवल पर या फिर स्टेट लेवल पर जो गवर्नमेंट होता है, उसके पास ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि पब्लिक से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। जैसे जो टॉपिक्स पब्लिक से डायरेक्टली रिलेटेड हैं, उसको रोज़ रोज़ काम है, वैसे टॉपिक्स आपके लोकल गवर्नमेंट के पास होते हैं। जैसे कि अगर आपका पुलिस को देख लें तो पुलिस आपसे रोज़ डील करती है, आपके सोसाइटी में कैसा माहौल होना चाहिए, वहाँ पर कानून व्यवस्था सही होनी चाहिए। तो ये आपसे रिलेटेड चीज़ है, आपको रोज़ इससे डील करना है। तो ऐसे टॉपिक्स को स्टेट गवर्नमेंट के पास रखे जाते हैं। जैसे कि अगर आप एग्रीकल्चर को देख लें, एजुकेशन को देख लें, जो कि आपसे डायरेक्टली रिलेटेड है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट्स के टॉपिक होते हैं। तो इस तरीके से फेडरलिज्म में पावर का डिवीज़न किया जाता है कि किस गवर्नमेंट को कौन से पावर्स मिलेंगे। और आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए बोथ दिस लेवल ऑफ गवर्नमेंट इंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। तो देखिए ये दोनों लेवल के जो गवर्नमेंट होते हैं इनके पास जो पावर्स होते हैं ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक के पावर को दूसरा कोई छीन ले, दूसरे के पावर को एक छीन ले। तो देखिए यहाँ पर आपको मैप दिखाया जा रहा है जहाँ पर बताया गया है कि कौन कौन से वर्ल्ड में कंट्रीज़ हैं जो कि एक तरीके से फेडरल गवर्नमेंट के रूप में काम करते हैं। तो देखिए यहाँ पर रशिया है जो कि सबसे बड़ा देश है पूरे वर्ल्ड का, इसके बाद इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, मलेशिया है, नाइजीरिया, कनाडा, यूएसए, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया गया है। लेकिन यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 25 ऐसे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया है। इसके अलावा जितने भी कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में वो सभी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं। तो देखिए इस तरीके से जो फेडरेशन के जो गवर्नमेंट होते हैं वो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से अलग होते हैं। तो किस तरीके से, ऊपर हमने देखा कि जो फेडरल गवर्नमेंट होता है वहाँ पर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है अलग अलग लेवल के गवर्नमेंट के बीच में, और वहीं यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सारा पावर जो है एक ही गवर्नमेंट के पास होता है। यूनिटरी सिस्टम में इधर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो देखिए जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है वहाँ पर ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक ही लेवल का गवर्नमेंट हो, यानी कि सिर्फ पूरे देश में एक ही सरकार हो। लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ हो सकता है कि जो लोकल लेवल पर गवर्नमेंट है वो नेशनल गवर्नमेंट के अंदर में काम कर रही है। इसका मतलब है कि नेशनल गवर्नमेंट उससे जो काम करवाना चाहे वो करवा ले, जैसे चाहे वैसे ऑर्डर कर दे, उसमें जो बदलाव करना चाहे वैसा कर दे। लेकिन अगर आप इंडिया में देखेंगे तो इंडिया में वैसा होता नहीं है। इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी काम करने को एक तरीके से डायरेक्शन नहीं दे सकती है। स्टेट गवर्नमेंट का अपना इलेक्शन होता है, अपना उसके पास पूरा फॉर्म है, रेवेन्यू का अपना स्रोत है, सब चीज़ उसके पास अपना है। तो एक तरीके से वो सेंट्रल गवर्नमेंट से बिल्कुल अलग है। तो यही देखिए डिफरेंस है आपका यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में।
तो यहाँ पर वही चीज़ लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ऑर्डर पास कर सकती है प्रोविंशियल या फिर लोकल गवर्नमेंट में, कहाँ पर, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर में। लेकिन फेडरल सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट को नहीं दे सकती है कि आपको ऐसा काम करना चाहिए या फिर ऐसा नहीं करना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट जो है उसके पास अपना पावर्स होता है जिसके लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति जवाबदेह नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ काम किया तो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट को जवाब देना होगा। हाँ, जवाब देना होता है, लेकिन ऐसे टॉपिक्स पर जो कि नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड है। लेकिन कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अपने पावर के अंडर में कुछ काम अगर करता है तो उसके लिए इस सेंट्रल गवर्नमेंट को या फिर किसी और को जाकर जवाब देने की ज़रूरत नहीं होती है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर में। तो देखिए यहाँ पर अब हमें फेडरलिज्म से रिलेटेड कुछ की फीचर्स देखने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने हैं जो कि एक फेडरल गवर्नमेंट में होने ही चाहिए। तो सबसे पहला जो मेन पॉइंट है वो कि फेडरल गवर्नमेंट का एक तरीके से मतलब ही यही हुआ कि इसके अंदर 2 या 2 से अधिक लेवल्स होंगे गवर्नमेंट के। दूसरा हो गया कि डिफरेंट टायर ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन। तो देखिए जो गवर्नमेंट के दूसरे डिफरेंट लेवल के जो गवर्नमेंट्स हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, म्यूनिसिपल गवर्नमेंट हो गया, ये सभी गवर्नमेंट एक ही सिटीजन के ऊपर रूल करते हैं। जैसे अगर आप एग्जाम्पल है यूपी का, तो यूपी का जो सिटीजन है वो अपने म्यूनिसपालिटी के लिए भी वोट करता है, अपने स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी वोट करता है और अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी वोट करता है। तो इस तरीके से वहाँ का आप अगर देखेंगे तो वहाँ का जो सिटीजन है उसके ऊपर तीनों गवर्नमेंट्स रूल कर रही हैं, उसके प्रति जवाबदेह हैं। और यहाँ पर जो हर एक गवर्नमेंट है, यानी कि हर एक लेवल का जो गवर्नमेंट है उसके पास अपना एक तरीके से अधिकार है, लेजिस्लेशन से रिलेटेड, टैक्सेशन से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, और क्या क्या वो काम कर सकते हैं ये एक तरीके से पूरी तरह से डिफाइंड है। इसके बाद थर्ड नंबर है द ज्यूरिसडिक्शंस ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल और टायर ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सो द एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीज। तो देखिए जो डिफरेंट लेवल और डिफरेंट टायर के जो गवर्नमेंट है, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट, पंचायत या फिर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में पूरी इलेबोरेट करके लिखा गया है, सिर्फ इंडिया में नहीं वर्ल्ड के दूसरे फेडरल गवर्नमेंट्स में भी। तो वहाँ पर एक तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उन सभी गवर्नमेंट्स को ये अधिकार देता है कि वो अपने पावर से रिस्पेक्टिव काम कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कल को जाकर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को उखाड़ दे, हटा दे या फिर पंचायत को हटा दे। तो आपको शायद याद होगा कि 1992 या 1993 में पंचायत राज कानून लागू किया गया था, जिसके बाद बहुत सारे चेंजेस किए गए थे, थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट को ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनली। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फोर्थ है हमारा The fundamental provisions of the Constitution cannot be unilaterally changed by one level of government. Such changes require the consent of both the level of government. तो देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल प्रोविजंस हैं उसको एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है वो कभी भी चेंज नहीं कर सकती है। इसके लिए दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट का एक तरीके से परमिशन जरूरी है। जैसे कि आप सबसे अच्छा एग्जांपल आप देख सकते हैं कि अभी जो जीएसटी कानून लागू हुआ तो वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल्स को चेंज करता था, बेसिक नियम कानून को चेंज करता था। इसलिए उसके लिए जीएसटी कानून को पास होने के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का भी परमिशन चाहिए, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट्स का भी परमिशन चाहिए आधे से ज़्यादा, तभी जाकर वो कानून एक तरीके से लागू हो सकता है। इसके बाद 5 नंबर, कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर्स ऑफ द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट्स एज एन एम्पायर इफ डिस्प्यूट अराइजेस बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पावर्स। तो देखिए कोर्ट जो है यानी कोर्ट, उसके पास ये अधिकार होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के जो वर्ड्स हैं उसको इंटरप्रेट कर सकती है और जो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के जो पावर्स बताए गए हैं उसका मतलब निकाल सकती है। तो हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में कोई वर्ड ऐसा लिखा गया है जिसको लेकर दो गवर्नमेंट जो है वो आपस में टकरा रही हैं और कह रही हैं कि नहीं इसका मतलब ये होना चाहिए, इसका मतलब ये होना चाहिए और ये पावर हमारे अधीन है, ये पावर हमारे अधीन है। तो वहाँ पर जो कोर्ट है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, उसके पास ये पावर है कि वो अंपायर के रूप में काम करे और डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट आ रहा है तो उसको क्लियर करे और उसके जो रिस्पेक्टिव पावर्स हैं यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है उसका एक तरीके से मीनिंग निकाले और जिसके पास वो पावर होना चाहिए उसे वो प्रदान करे। इसके बाद 6 नंबर, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में जितने लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैं उनके पास एक तरीके से ये डिफाइन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में कि उनके पास किस तरीके से पैसा आएगा, यानी कि वो कौन कौन से टैक्सेस वसूलेंगी ताकि उनकी जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है, फाइनेंशियल आज़ादी है वो एक तरीके से बनी रहे और वो दूसरे लेवल ऑफ गवर्नमेंट से एक तरीके से आज़ाद रहें। तो इसके बाद हमारा 7 नंबर है
द फेडरल सिस्टम दस हैज डुअल ऑब्जेक्टिव टू सेफगार्ड एंड प्रोमोट यूनिटी ऑफ कंट्री वाइल एट द सेम टाइम अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। तो देखिए जो फेडरल सिस्टम है उसका मेनली दो एक तरीके से फ़ायदा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि देखिए कंट्री का जो यूनिटी है वो एक तरीके से बना कर रखता है और उसे बचा कर रखता है, और इसके साथ साथ अगर देश में डाइवर्सिटी है, बहुत अलग अलग किस्म के लोग रहते हैं, बहुत अलग अलग संस्कृति एक साथ पलती है, तो उसे भी एक तरीके से बना कर रखा जा सके। तो इंडिया में आप जैसे कि देखेंगे तो इंडिया में बहुत डाइवर्स एक तरीके से लोग रहते हैं। यूपी के लोग आपके महाराष्ट्र के लोग से अलग हैं, उनका कल्चरल एक तरीके से अलग है, बहुत चीज़ उनमें अंतर है, उनकी नीड्स अलग हैं, उन्हें क्या चाहिए अपने डेली लाइफ के लिए ये भी एक तरीके से अलग है। तो इस वजह से अगर एक ही सरकार अगर उन सभी लोगों के ऊपर रूल करे तो हो सकता है कि एक स्पेसिफिक क्षेत्र के लोगों का सरकार के ऊपर दबाव ज़्यादा होगा, उस पर अपनी बातें वो मनवा सकेंगी। लेकिन जब हम फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाते हैं तो वहाँ पर सभी क्षेत्रों के पास अपना एक सरकार होता है जो कि लोगों के डेली लाइफ से रिलेटेड टॉपिक्स को डील करती है। तो इस तरीके से जो रीजनल डाइवर्सिटी है उसे हम बना कर रख सकते हैं फेडरलिज्म को अपनाकर। Therefore, two aspects are crucial for institution and practice of federalism. Governments at different levels should agree to some rules of power sharing. They should also trust that each would abide by its part of the agreement. And आइडियल फेडरल सिस्टम हैज़ बोथ एस्पेक्ट्स म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। तो देखिए दो चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है आपके फेडरल सिस्टम के लिए या फिर फेडरलिज्म के लिए। जो गवर्नमेंट है डिफरेंट लेवल पर वो पावर शेयरिंग के जो नियम है, पावर शेयरिंग का जो फॉर्म है उसके लिए राज़ी हो और एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करें कि अगले आदमी के पास जो पावर है यानी कि अगले सरकार के पास जो पावर है उसका वो एक सही तरीके से यूज़ करेगी। और इसके लिए दोनों के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट और एग्रीमेंट एक तरीके से होना बहुत ही ज़रूरी है, दोनों साथ साथ। द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट वेरीज फ्रॉम वन फेडरेशन टू अनदर। तो देखिए जो पावर का बैलेंस है यानी कि किस गवर्नमेंट के पास कितना पावर होगा, इस रीजनल गवर्नमेंट के पास कितना पावर होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितना पावर होगा, ये आपको अलग अलग फेडरेशन में आपको अलग अलग तरीके से देखने को मिलता है। तो देखिए बैलेंस जो पावर है, पावर का जो बैलेंस है फेडरेशन में किस सरकार के पास कितना पावर होगा, ये मेनली डिपेंड करता है कि किस हालात में आपका देश बना था, किस हालात में ये फेडरलिज्म आया था। तो देखिए दो तरीके से जनरली फेडरलिज्म बनते हैं। पहला तो जहाँ पर जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ होते हैं, इंडिपेंडेंट स्टेट्स होते हैं जो कि एक साथ आते हैं और एक बड़ा देश का निर्माण करते हैं और साथ में अपनी जो सॉवरेनिटी है उसको और आइडेंटिटी है उसको और बनाते हुए और एक बड़ा देश का निर्माण करते हैं। जैसे आप एग्जांपल देखेंगे यूएसए का तो और स्विट्ज़रलैंड का या फिर ऑस्ट्रेलिया का, जहाँ पर जो यूएसए का स्टेट्स के बारे में आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो यूएसए के नागरिक हैं वो उनके पास दो आइडेंटिटीज़ होती हैं कि पहला तो वो किस राज्य के रहने वाले हैं और दूसरा वो कि यूएसए के रहने वाले हैं, दो आइडेंटिटीज़ होती हैं। और इसके बाद यूएसए में टोटल 50 राज्य हैं और 50 में से अगर कोई राज्य यूएसए से अलग होना चाहती है तो वो बहुत ही आसानी से अपना एक क्या कहते हैं जनमत संग्रह कराकर वो यूएसए से अलग हो सकती है। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास ज़्यादा पावर है मुकाबले की जो आपका नेशनल गवर्नमेंट है। लेकिन दूसरा फॉर्म जो है वहाँ पर किसी देश का निर्माण हो गया, कोई देश बन गई, उसके बाद देश ने अपने अंदर के एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छी तरह से चलाने के लिए, अपनी डाइवर्सिटी को अच्छी तरीके से संभालने के लिए इस क्या कहते हैं फेडरेशन का निर्माण किया। तो वहाँ पर जो है वहाँ पर आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है उसके पास ज़्यादा पावर होता है। जैसे कि आपका एग्जाम्पल आपका इंडिया है, इंडिया पहले इंडिया कंट्री बना था, ऐसा नहीं कि पहले आपका तमिलनाडु बना था या फिर यूपी बना था या फिर राजस्थान बना था। तो जब इंडिया का निर्माण हो गया तब देखा गया कि अब हमें पूरे देश को रूल करने के लिए, पूरे देश में अच्छी तरह से शासन चलाने के लिए हमें जो फेडरलिज्म का कंसेप्ट है उसे अपनाना पड़ेगा। तब जाकर देश में कई हिस्से किए गए और एक एक राज्य का निर्माण किया गया। और आज भी बहुत सारे इंडिया के क्षेत्रों में स्टेट्स का डिमांड होता है कि हमें ये स्टेट्स चाहिए, हमारा जो है डिमांड को नहीं सुना जा रहा है, हमारी जो ज़रूरतें हैं वो ये स्टेट गवर्नमेंट पूरी नहीं कर पा रही है, इसलिए हम अलग राज्य चाहते हैं। तो अभी आप देख रहे होंगे कि गोरखालैंड का डिमांड हो रहा है आपके पश्चिम बंगाल में, और वहाँ पर यही बात देखने को मिल रही है कि लोग जो वहाँ पर नाखुश है, सोच रहे हैं, उन्हें लगता है कि अगर वो अलग राज्य में होंगे तो वो अपने ऊपर अच्छी तरह से रूल कर पाएंगे और उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो अच्छी तरह से डील हो पाएंगी। तो इसके लिए एग्जांपल आप यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके के जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होते हैं इंडिया में, जैसे मैंने बताया पूरी आपको बात बताई। उसके बाद स्पेन, बेल्जियम, इस तरीके के जो गवर्नमेंट है वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर होता है। In this second category, the central government tends to be more powerful via
स्टेट्स के मुकाबले जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है। वेरी ऑफन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर, सम यूनिट्स आर ग्रांटेड स्पेशल पावर्स। तो देखिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होते हैं, जैसे स्टेट्स होते हैं इंडिया में, कुछ को पावर ज़्यादा दिया गया है, कुछ को कम दिया गया है। वैसे ही जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होते हैं देश में, उनके पास अलग अलग किस्म के पावर होते हैं, अलग अलग लेवल के पावर होते हैं। और कुछ स्टेट्स के पास स्पेसिफिक पावर होते हैं या फिर स्पेशल पावर्स दिए गए होते हैं, स्पेशल कंडीशन दिए गए होते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 2, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, और इस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सेकेंड वीडियो का, तो आप वहाँ से सेकेंड वीडियो चेक कर लें।